Hello everyone, my name is Prachi Singh. I welcome you all to our YouTube channel, The Economic Talk. This is my classmate Tushar, Anushika, Shruti, ध्रुविका एंड आदित्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। लैंड रिफॉर्म्स रिफर्स टू द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग लैंडलेस फार्मर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नींव 1600 सेंचुरी में इंडिया में रखी। उन्होंने अपना फर्स्ट पोर्ट सूरत गुजरात में इस्टेब्लिश किया। सबसे पहले उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू था ट्रेड के थ्रू, बट जैसे जैसे ही वो अपनी टेरिटरी इंडिया में एक्सपैंड करते गए, उन्होंने अपने रेवेन्यू सिस्टम को और इंक्रीज करने के लिए 3 टेन्योर लेकर आए इंडिया में, जिसको हम जानते हैं द जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड लास्ट वन इज रोटवारी सिस्टम, जिसके बारे में हमें बताएंगे हमारी क्लासमेट तुषार। थैंक यू प्राची। आज हम लोग समझेंगे लैंड टेन्योर सिस्टम जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे। ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए इंट्रोड्यूस किए थे। पहला है ज़मींदारी सिस्टम। इसको इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन द ईयर 1793। इस सिस्टम के अंदर कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था जो कि मिडलमैन की तरह एक्ट करते थे बिटवीन द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। इन ऑफिशियल्स को ज़मींदार्स कहा गया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये फिक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड करें इंडिविजुअल फार्मर्स से। इस सिस्टम में फार्मर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ क्योंकि गवर्नमेंट को तो फिक्स रेवेन्यू देना होता था, बट ज़मींदार उनसे हाई रेट ऑफ रेवेन्यू चार्ज करते थे और जो फिक्स होता था वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट है हमारा रोतवारी सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1820 में बाय सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास। Under this system, the farmers were the owners of the land, and there were no middlemen between the farmers and the government. तो जो फार्मर्स थे उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू पे करना होता था। ये स्टार्ट हुआ था मद्रास में, उसके बाद इसे बॉम्बे में और असम में अडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट सिस्टम है हमारा महलवारी सिस्टम, जो कि इंट्रोड्यूस किया था विलियम बेंटिक ने इन द ईयर 1833। इस सिस्टम के अंदर विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस को महल्स में डिवाइड किया गया था, और हर महल का जो विलेज हेडमैन होते थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करके एक एक इंडिविजुअल फार्मर से गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते थे। ये प्रेवलेंट था यूपी, पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। हाँ, अब इन तीनों सिस्टम के आउटकम्स हम जानेंगे। पहला तो यही है कि लेवल ऑफ पावर्टी फार्मर्स में इंक्रीज़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। दूसरा ये एक नई क्लास जो है वो क्रिएट कर दी थी फार्मर्स ने, ब्रिटिशर्स ने, जो कि एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। तीसरा कि फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था क्योंकि उनसे बहुत हाई रेट ऑफ टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। और लास्ट ये है कि फार्मर्स को हमेशा ये डर रहता था कि उन्हें कभी भी ज़मींदार जो है वो हटा देंगे, क्योंकि ओनरशिप जो है वो ज़मींदार के पास होती थी। थैंक यू। Thank you, Tushar. Overall, we can see that the pre-independence period saw a lot of unfairness and exploitation in the way land was owned and managed. The struggle of farmers during this time played a significant role in shaping the future of land reforms in independent India. Post independence, we can see that there are many land reforms are introduced. We will discuss them one by one. The first one is the eradication of intermediaries, जिसके बारे में हमें बताएंगे हमारे क्लासमेट आदित्य। थैंक यू प्राची। इंडिया में इंडिपेंडेंस के टाइम पे 97% एरिया ज़मींदारी सिस्टम के अंडर में था, और ज़मींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। जो चीफ इंस्ट्रूमेंट था ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉइट, जिससे वो एक्सप्लॉइट करते थे इंडिया के फार्मर्स को। तो इसको अबॉलिश करना, इसको इरेडिकेट करना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेजिस्लेशन लाई। इसका ज़्यादातर काम हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, जो 1951 से 56 तक चला। और जो टेम्परेरी सेटल्ड स्टेट्स थे वहाँ, जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार, वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, और वहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, जिसकी वजह से ये टास्क कैरी आउट कर पाना वहाँ पे ईजी था। और जो परमानेंटली सेटल्ड एरियाज थे वहाँ पे लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना होने की वजह से
ये टास्क थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश में 4.5 साल लग गए लेजिस्लेशन को पास होने में, और यूपी में 4.5 साल लग गए इस लेजिस्लेशन को पास होने में। हालांकि लेजिस्लेशन जब पास हो गया तो उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में नई डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। फार्मर्स अपने राइट्स और प्रिविलेजेस गिव अप करने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने कुछ टैक्टिक्स अपनाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने पास रख सकें। और उन्होंने कुछ लूप होल्स ढूंढे इस लॉ में। एक लूप होल था पर्सनल कल्टीवेशन का, जिसमें स्टेट्स अलाउ करती थी फार्मर्स को कि वो एक पार्ट ऑफ लैंड अपने पास रख सकते हैं पर्सनल कल्टीवेशन के लिए। फार्मर्स क्या करते थे, ये ज़मींदार क्या करते थे कि वो सीलिंग लिमिट के अंदर की ज़मीन अपने फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जिससे कि वो सीलिंग लॉ से बच जाते थे। और ये जो टॉप लेयर थी ज़मींदारी सिस्टम की, ये तो वॉश आउट हो गई ये एबॉलिशन की वजह से, लेकिन जो इसके मेन बेनिफिशियरीज थे वो अब बड़े लैंडलॉर्ड बन गए इसकी वजह से, और उन्होंने वापस से ये ज़मींदारी सिस्टम फिर से कंटिन्यू किया और छोटे किसानों को फिर से वो एक्सप्लॉइट करने लगे, ऑपरेस करने लगे। एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी के सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं थे, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे। पहला ये था कि 173 मिलियन हेक्टेयर्स की ज़मीन को ज़मींदारी सिस्टम से फ्री किया गया, जिसकी वजह से लगभग 2 करोड़ किसान फार्मर्स ये गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। और जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने 1959 में ऑफिस एज्यूम करते ही एविक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और जो वहाँ के शेयर क्रॉपर्स थे उनको ज़मीन खरीदने का अधिकार दे दिया। वेस्ट बंगाल की यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने 1967 में फार्मर्स के बिहाफ पे डिसीजन दिया उनके फेवर में, और उन्होंने जो सीलिंग लिमिट से ऊपर की ज़मीन थी उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाने का ऑर्डर दे दिया। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर एवरी सिटीजन। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा किया। थैंक यू। थैंक यू आदित्य। अब हम डिस्कस करेंगे टेनेंसी रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हमें बताएंगी श्रुति। Thank you, Prachi. As Prachi has already told you all that I am going to elaborate on the topic tenancy reforms. After passing the Zamindari Abolition Act, the next major problem was of tenancy regulation. Tenants क्या थे? Tenants वो लोग थे जो दूसरों की ज़मीन पे कल्टिवेट कर रहे थे। Post independence, it was observed that the landless farmers, sale tailors and cultivators were not in a good state. इसलिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा 3 मेजर डिसीजंस लिए गए, या फिर हम कह सकते हैं मेजर्स लिए गए। वो 3 डिसीजंस या मेजर्स क्या थे? रेगुलेशन ऑफ रेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स, ओनरशिप राइट्स। रेगुलेशन ऑफ रेंट्स में जैसे कि हम जानते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के तहत हमारी जो गवर्नमेंट थी या फिर हमारे जो लेबर्स थे उनको कोई फिक्स रेट नहीं चार्ज किया जा रहा था। वो ज़मींदार अपने मन मुताबिक जितना चाहते थे उतना टैक्स उनसे चार्ज करते थे, और ये चार्ज ना दे पाने पर वो उनसे उनकी ज़मीन तक ले लेते थे। ये एक गवर्नमेंट ने ही सर्वे कराया जिसमें पाया गया कि 80% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पंजाब एज अ रेंट लिया जा रहा है, वेराज बॉम्बे का 40 to 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन रेंट की तरह जा रहा था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये चीज़ इंट्रोड्यूस की दैट 1/4 और 1/5 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इज ओनली कैन बी चार्ज्ड एज अ पार्ट ऑफ रेंट। ये आज भी मैक्सिमम स्टेट्स पे एप्लीकेबल है एक्सेप्ट स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। दूसरी चीज़ थी, दूसरा मेजर सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट्स। ये क्यों लिया गया था? हमारे जो फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी लेवल कम हो रहा था, पर कैपिटा इनकम वॉज ऑल्सो रिड्यूसिंग, इनइक्वलिटी लेवल वॉज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर। क्यों? क्योंकि ज़मींदार और जो फार्मर्स के बीच का जो गैप था वो बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त पे बेबुनियाद रीज़न पे हमारे फार्मर्स को बाहर निकाल दिया जाता था। इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉ पास किया गया। कौन सा? प्रोटेक्ट टेनेंट्स फ्रॉम
इजेक्टमेंट, जिसका मतलब था बिना किसी जायज़ रीज़न के आप फार्मर्स को नहीं निकाल सकते। और दूसरा था परमानेंट राइट्स ऑन लैंडलॉर्ड लीव लैंड। इसके तहत जिस भी पार्ट पे वो कल्टीवेट कर रहा था फार्मर, उसका कुछ हिस्सा एज अ सिक्योरिटी उसको देना ज़रूरी था। उसके बाद हम तीसरा मेजर पढ़ेंगे जो कि है ओनरशिप राइट्स। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर ये था कि टेनेंट्स डिक्लेयर्ड ओनर्स ऑफ द लैंड दे कल्टिवेटेड एंड पे फेयर रेंट टू द जमींदार्स। हमने एक प्रॉपर पोर्शन अपने फार्मर्स को दे दिया था। अब इस क्योंकि हमने एक पोर्शन दिया था अपने फार्मर्स को, तो उसके बिहाफ पे हम जमींदार को रेंट पे कर रहे थे ताकि वो उस पर सवाल ना उठा सके। Now I'll be concluding my topic of discussion with the great work which was done in West Bengal during that period. In West Bengal, a reform was initiated that was known as Operation Barga, which was initiated in 1978. ये एक आंदोलन था जिसके तहत 14 लाख शेयर क्रॉपर्स को उनकी ओनरशिप राइट दिलाई गई और पूरे इंडिया में 40 लाख शेयर क्रॉपर्स को उनकी ओनरशिप राइट्स दिलवाई गई। थैंक यू। थैंक यू श्रुति। अब हम डिस्कस करेंगे सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स, जिसके बारे में हमें बताएंगी ध्रुविका। Thank you, Prachi. I'll be explaining the third major category of land reform laws, which were the Land Ceiling Act. So first of all, let us understand what does ceiling on land holdings mean. Ceiling on land holdings mainly means fixing a maximum limit of land which an individual or a particular family can retain. Ceiling on land holdings was imposed so as to deter the concentration of land in the hands of a few. The history of ceiling on land holdings can be found in both pre-independence and post-independence period. During the pre-independence period in 1942, the Kumarappan Committee recommended 3 times the economic holding as the maximum size of land which a landlord can retain. So, the meaning of economic holding is that particular size of land which will provide necessary support to the peasant family. After that, in 1972, during the post-independence period, Land Ceiling Act was passed, and under which national guidelines regarding ceiling limits were issued depending upon the type of land and its productivity. According to this act, a family of 5 members was considered as a unit, and a family of 5 members can have 10 to 27 acres of irrigated land and 35 to 54 acres of dry land. After this act, in 1976, the Urban Land Ceiling Act was implemented in 11 states. According to this act, ceiling limits were decided depending upon the size of the population of cities. In this act, four major categories were made into which the cities were divided depending upon their population. Under category A, we had the metropolitan cities of Delhi, Bombay, Madras, Calcutta, and the ceiling limit was set at 500 square meters. Under category B, cities having a population exceeding 10 lakhs were included and the ceiling limit was set at 1000 square meters. After that, the cities having a population between 3 to 10 lakhs were included and the ceiling limit was set at 1500 square meters. And the last category D included cities having a population between 2 to 3 lakhs and the ceiling limit was set at 2000 square meters. Now, let us know about the shortcomings of the ceiling on land holdings. The first one was that the rich farmers used to divorce their wives but continued to live with them because there was a provision in the act which provided for a separate share for an unmarried woman but not for wives. While some very large estates were broken up, the large landlords
used to divide their land among their relatives and servants in so called Benami transfers, which allowed them to keep control over their land. And the third one was that the land allotted for irrigation of tea plantations, orchards, were not included in ceiling limits. And I would like to conclude my topic, ceiling on land holdings. थैंक यू ध्रुविका. अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसके बारे में हमें बताएंगी अनुशिका. Thank you, Prachi. Now I would like to tell everyone my topic, consolidation of land holdings and cooperative farming. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है. कंसोलिडेशन का मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लॉक लैंड्स इनटू वन प्लॉट, जिसमें 4th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान में जो हमारा कंसोलिडेशन का टारगेट था वो हमने कंप्लीट किया था. पर 6th 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट था कि हम अपने आने वाले 10 ईयर्स में कंसोलिडेशन पूरी कंट्री में कंप्लीट करेंगे, जो कि हम नहीं कर पाए थे. अब हम जानते हैं कि कंसोलिडेशन का हमारा सिग्निफिकेंस क्या था. तो ये फार्मर्स को हेल्प करता था टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट एंड टू इम्प्रूव देयर इरिगेशन चैनल. नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस लिटिगेशन. नेक्स्ट, ये फार्मर्स को अलाउ करता था कि वो अपने इनफॉर्मलाइज पार्टीशन को फॉर्मलाइज कर सके. एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन. नाउ अब हम देखते हैं कि कंसोलिडेशन की वीकनेसेस क्या थी. इसकी सबसे पहली वीकनेस की कि जो रिच फार्मर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया था, क्योंकि उनके अंदर ये डर था कि उनकी जो फर्टाइल लैंड है वो किसी और फार्मर्स के पास चली जाएगी. नेक्स्ट, कोई भी पेपर रिकॉर्ड ना होने की वजह से कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी. नेक्स्ट, जो हमारे पास रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे वो इनसफिशिएंट थे और जो थे भी वो ट्रेंड नहीं थे. तो इससे हमें ये पता चला कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ना होने की वजह से जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग की जो प्रोग्रेस थी वो उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, एक्सेप्ट इन फ्यू स्टेट्स. अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है. कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम लोग 4 पार्ट्स में समझ सकते हैं. पहला, जो इसका ओनर था वो इंडिविजुअली था. नेक्स्ट, जो इसमें फार्मिंग थी सिर्फ वो जॉइंटली की जाती थी. अगला, जो इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो इन द रेशियो ऑफ लैंड जो कंट्रीब्यूट करते थे फार्मर्स उसमें किया जाता था. उनको जो वेजेस थी वो जितने भी नंबर ऑफ डेज वो काम करते थे उसमें दी जाती थी. अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग हमें चाहिए क्यों थी, इससे हमारे पास फ़ायदे क्या थे. तो सबसे पहला, ये हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल था उससे बढ़ाता था. ये जो हमारी प्रॉब्लम थी सब डिवीज़न की और फ्रेगमेंटेशन की उससे सॉल्व करता था. कोऑपरेटिव फार्मिंग से हमारे पास ज़्यादा मैन, मनी और मटेरियल रिसोर्सेज होते थे. अब हम देखते हैं कि हमारी जो कोऑपरेटिव फार्मिंग थी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई थी. क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मिस कैलकुलेशंस किए थे एंड लोगों को फॉल्स होप्स दी थी. जो सबसे बड़ा इसका रीज़न था वो ये था कि जो लोग थे वो फार्मिंग इंडिविजुअल करते थे, पर जो रिकॉर्ड्स था वो कोऑपरेटिव्स के नाम पे होता था. नेक्स्ट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडर्स, जिसमें जो लोग थे उन्हें काम नहीं करना था फार्मर्स को, लेकिन उन्हें प्रॉफिट अपने शेयर के अकॉर्डिंग चाहिए था. अब हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी कोऑपरेटिव फार्मिंग को हम लोग इम्प्रूव करें. तो सबसे पहले इसमें इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट को लेना होगा, जिसमें उन्हें अपनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा कैपिटल्स का, एंड उन्हें चीपर लोन्स देने होंगे फार्मर्स को. नेक्स्ट, हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो सक्सेसफुल मॉडल्स हैं लाइक अमूल, हम लोग उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने कोऑपरेटिव्स में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Anushika. In conclusion, we can see that land reforms have played a pivotal role in shaping the social economic landscape of nations across the globe. From addressing historical injustice to fostering economic development and social equity, land reforms have been instrumental in promoting inclusive growth and enhancing the well-being of communities. Thank you.